Hello and welcome back, dear Falcons, into the learning platform of Falcon Nursing Classes. As you know, so far 9 लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं रिगार्डिंग द प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस। आज जो है हमारा 10th लेक्चर होने जा रहा है रिगार्डिंग द सेम। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ए 43-year-old अफ्रीकन अमेरिकन मेल इज एडमिटेड विद सिकल सेल एनीमिया। द नर्स प्लान्स टू असेस सर्कुलेशन इन द लोअर एक्सट्रीमिटी एवरी 2 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम क्राइटेरिया वुड द नर्स यूज। दैट मीन्स कि एक पेशेंट है, पेशेंट को क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। तो एक नर्स जो है वो सर्कुलेशन जो है एसेस कर रही है इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज आफ्टर एवरी 2 आवर्स। तो कौन सा आउटकम क्राइटेरिया ये जो नर्स है वो यूज़ करेगी फॉर द सेम। देखिए, जो सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो बीटा चेन होती है ऑफ हीमोग्लोबिन, उस पर क्या होता है, 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है और ग्लूटामीन, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय वैलिन। सो वी कैन से कि ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है, दिस इज़ पॉइंट म्यूटेशन। और ये वाला सीन जो है ये किस क्रोमोसोम पे होता है, एट क्रोमोसोम नंबर 11। दैट मीन्स कि अगर हम नटशल में बोलेंगे, ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन चेन पे जो बीटा चेन है वहाँ पे क्या होता है, 6th पोजीशन पे ग्लूटामीन को रिप्लेस करता है वैलिन। और ये पॉइंट म्यूटेशन होती है। और कौन सा क्रोमोसोम इसमें इम्पेयर होता है, दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर 11। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ हीमोग्लोबिनोपैथी। ये हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, राइट नाउ। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में जब भी एक इंडिविजुअल को सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया के केस में एक इंडिविजुअल को एज सच और नॉर्मल कंडीशन में कुछ भी नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशन कब डेवलप होती है या इम्पैक्ट कब पड़ता है ऐसे इंडिविजुअल को जब ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तब जाके क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं, इनमें जो डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज की शेप जो है, शेप चेंज हो जाती है इनकी। और इनमें क्या होता है, ये सिकल सेल्स शेपड बन जाते हैं। जैसे सिकल होता है, सिकल की शेप ये लेते हैं। और वी कैन से कि ऐसे जो है आरबीसीज बन जाते हैं। नाउ अब जब ये सिकल शेपड बन गए आरबीसीज, तो इनमें क्या होता है, जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो माइक्रो सर्कुलेशन से, और वी कैन से कि वेनस, वेन्यूल्स या कैपिलरीज से इजीली पास हो जाते हैं। बट ये जो सिकल शेपड आरबीसीज होते हैं ये माइक्रो सर्कुलेशन से पास नहीं होती है। कब पास नहीं होती है, जब ऑक्सीजन डिमांड एक इंडिविजुअल की बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ेगी एक इंडिविजुअल की, एज फॉर इंस्टेंस के कोई इंडिविजुअल जो है हायर आल्टीट्यूड पे गया, हायर आल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन सही नहीं होता है, ऑक्सीजन इनहेलेशन सही नहीं होती है, तो डिमांड बढ़ जाती है, राइट। या कोई इंडिविजुअल जो है ऐसा, वो क्या करता है, एरोप्लेन में ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन सही से नहीं होता है, हाइपोक्सिया होता है टिश्यूज़ में, तो डिमांड बढ़ जाती है। या इंडिविजुअल की बॉडी पे कोई स्ट्रेस पड़ गया, या इंडिविजुअल को जो है डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन के केस में क्या होगा, जो ब्लड है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अब विस्कोसिटी अगर ब्लड की बढ़ गई है तो मूवमेंट इसका सही से नहीं होगा, टिश्यूज़ में सही से जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। और फीवर होगा, फीवर के केस में क्या होता है, फीवर के केस में एक इंडिविजुअल की जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, सो ऑब्वियसली हाइपोक्सिया का सीन क्रिएट होगा, या इंडिविजुअल को बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। सो अगर किसी इंडिविजुअल को जो है सिकल सेल एनीमिया है, तो जब उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होता है, देयर ऑकर्स सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस में सिंपली क्या होता है, क्राइसिस डेवलप हो जाती है। किस चीज़ की क्राइसिस डेवलप हो जाती है, जब ये माइक्रो सर्कुलेशन में ये सिकल शेपड आरबीसीज पास होते हैं, तो ये आगे नहीं चल पाते हैं जैसे कि नॉर्मल सेल चलती है। तो ऑब्वियसली जब ये आगे नहीं चल पाएगी, तो जो पेरिफेरल टिश्यूज़ है, पेरिफेरल टिश्यूज़ में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा। अब सिकल शेपड आरबीसीज है, इन्होंने क्लैंप्स बनाए यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो ब्लड है, यहाँ पे ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और थर्ड थिंग इज़ कि जब ये वीनस ब्लड जो है,
जब ये सुप्लीन में चला जाता है ऐसे इंडिविजुअल के, तो सुप्लीन से ये क्या होता है, ये बाहर नहीं निकल पाता है आराम से। क्यों? क्योंकि इनकी शेप जो है दैट इज़ एबनॉर्मल। तो एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड विद इन द सुप्लीन, दैट वी कॉल एज सुप्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन। सो सुप्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? सुप्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन इज स्टेसिस और वी कैन से कि पुलिंग ऑफ ब्लड इन सुप्लीन। ये 3 इवेंट्स होते हैं एक इंडिविजुअल में जब उसको क्या होता है, सिकल सेल क्राइसिस डेवलप हो जाते हैं। नाउ मैनेज कैसे करेंगे ऐसे कंडीशन को? देखिए ऑक्सीजन को एज यू ऑलरेडी नो सबसे पहली प्रायोरिटी जाती है। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल का क्या है, हाइपोक्सिया हमें ट्रीट करना है। हाइपोक्सिया कैसे ट्रीट करेंगे एक इंडिविजुअल को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, राइट। ऑक्सीजन थेरेपी इसका ट्रीटमेंट जाएगा। नाउ यहाँ पे जो है, अब जो ब्लड है, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई है क्योंकि जो डिफेक्टेड आरबीसीज है उन्होंने क्लैंप्स बनाए हैं, उनकी स्टेसिस हुई है। सो ऑब्वियसली ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल की जो हाइड्रेशन है वो हम बढ़ाएंगे। हाइड्रेशन कैसे बढ़ाएंगे ऐसे इंडिविजुअल की? या तो हम ऐसे इंडिविजुअल को आईवी फ्लूइड्स देंगे, और अगर आईवी फ्लूइड्स नहीं देंगे फिर उसको ओरल फ्लूइड्स देने हैं। ओरल फ्लूइड्स या तो आप ऐसे इंडिविजुअल को कुछ जूस वगैरह दोगे या आइसक्रीम, और सिंपली आप ऐसे इंडिविजुअल का वाटर इनटेक बढ़ा देंगे। एंड थर्ड थिंग इज कि ऐसे इंडिविजुअल को हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ऐसे इंडिविजुअल की रिड्यूस हो जाएगी। ये मैनेजमेंट बनता है फिर किसका, सिकल सेल एनीमिया का। नाउ अब अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो ऑक्लूड हुई है, आरबीसीज यहाँ पे एग्रीगेट हो गए हैं। सो ऑब्वियसली जो ये पेरिफेरल टिश्यू होगा, पेरिफेरल टिश्यू में ब्लड सही से नहीं जाएगा, तो ऐसे इंडिविजुअल में चांस है कि जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो इंक्रीज हुआ होगा। और यहाँ पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे इंडिविजुअल का जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो आफ्टर एवरी 2 आवर हमें चेक करना है। नाउ कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे ऐसी कंडीशन में टू चेक आउट द कैपिलरी रिफिल और टू चेक आउट द सर्कुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल? बॉडी टेम्परेचर की रिलेशन नहीं है विद सिकल सेल एनीमिया। हाँ, अगर बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड होगा तब जाके सिकल सेल क्राइसिस डेवलप होते हैं ऐसे इंडिविजुअल में। देन टोज मूव इन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, अगर टो मूव करता है इन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, दैट सजेस्ट्स कि इसके जो टेंडनस एंड लिगामेंट्स है दैट आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, ये यहाँ पे टेंडनस लिगामेंट को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देन सेंसेशन रिपोर्टेड व्हेन सोल्स ऑफ फीट आर टचड, तो सेंसेशन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। सेंसेशन किन डिसऑर्डर्स में चेक करते हैं? एज फॉर इंस्टेंस कि अगर किसी इंडिविजुअल को क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, वहाँ पे कुछ नर्व इंजरी हुई है, तो वहाँ पे सेंसेशन हम चेक करते हैं। हम ऐसे केस में भी सेंसेशन जो है वो एक इंडिविजुअल की डिमिनिश हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब पेरिफेरल टिश्यूज़ में ऑक्सीजन सही से नहीं जाएगा, हाइपोक्सिया होगा, तो ऑब्वियसली जो नर्व ऐसे रीजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दैट विल नॉट फंक्शन इन द प्रॉपर वे। वहाँ पे भी टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, लेकिन प्रायोरिटी उसको नहीं जाएगी। प्रायोरिटी किस चीज़ को जाएगी? या यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी बता रहा है कि सर्कुलेशन चेक करनी है। सो कैपिलरी रिफिल देखेंगे ऐसे इंडिविजुअल का, दैट इज लेस देन 3 सेकेंड्स, और ये सजेस्ट करता है दैट दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग और दिस इज नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 30-year-old फ्रॉम हयाती इज बॉट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन सिकल सेल क्राइसिस। अब क्या हुआ है, एक इंडिविजुअल को सिकल सेल क्राइसिस हुआ है। सिकल सेल क्राइसिस में कौन सा सीन होता है ये ऑलरेडी आपने देख लिया। नाउ व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्लाइंट? तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इस क्लाइंट के लिए? अब अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे हमने ये टिश्यू की बात की थी एज फॉर इंस्टेंस की, अब हम लेंगे एक लोअर एक्सट्रीमिटी। तो ऑब्वियसली जब लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल को देयर आर द चांसेस कि यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटी में एक इंडिविजुअल को जब आरबीसीज क्लैंप हो जाएगी तो देयर आर द चांसेस कि ऐसे इंडिविजुअल को थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी और देयर विल बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नाउ अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सिकल सेल क्राइसिस में एक पेशेंट को लाया गया, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर दिस पेशेंट? सो ऑब्वियसली जब भी एक इंडिविजुअल को जो है डीवीटी हुआ होगा तो ऐसे इंडिविजुअल की जो लेग्स है वो एक तो हमें स्ट्रेट रखनी है प्लस एलिवेटेड रखनी है। स्ट्रेट रखने से वीनस स्टेसिस नहीं होगी, और एलिवेट जब करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऐसे इंडिविजुअल को जो वीनस है वीनस रिटर्न हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट में वहाँ पे भी वीनस स्टेसिस प्रिवेंट हो जाएगी। नाउ ऑप्शंस की बात करेंगे, साइड लाइन विथ नीज फ्लेक्सिड, नीज अगर फ्लेक्सिड रखेंगे तो
वीनस स्टेसिस हो जाएगी। देन सेकंड ऑप्शन इज नी चेस्ट पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन में भी चांसेस है क्योंकि नीज जो है नीज फ्लैक्स हो जाएंगे तो वहाँ पे भी चांसेस है ऑफ वीनस स्टेसिस। देन हाई फाउलर्स विथ नीज फ्लैक्सड, और चौथा ऑप्शन है सेमी फाउलर्स। देखिए ऐसे इंडिविजुअल में जो है ऑक्सीजनेशन का हमें ख्याल रखना है, तो वहाँ पे हम हाई फाउलर्स पोजीशन पे को पहले प्रेफर करते हैं, देन सेमी फाउलर्स पोजीशन। लेकिन हाई फाउलर्स के साथ क्या ऑप्शन है, नीज फ्लैक्सड, नीज फ्लैक्स रखेंगे तो वीनस स्टेसिस हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, लेग्स एक्सटेंडेड ऑन द बेड, सो ऑक्सीजनेशन का भी हमें अचीव हो रहा है और वीनस स्टेसिस भी हमें प्रिवेंट हो रही है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। देन 25-year-old male is admitted with sickle cell crisis, same scene है। Which of the following intervention would be of highest priority for this client? तो highest priority पे कौन सा इंटरवेंशन रहेगा ऐसे इंडिविजुअल के लिए? ऑप्शन ए, टेक आवरली ब्लड प्रेशर विथ मैकेनिकल कप। देखिए ब्लड प्रेशर जो है वो इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल क्राइसिस उसमें अल्टरेशन नहीं आती है। देन एनकरेज फ्लूइड इनटेक ऑफ एटलीस्ट 200 ml पर आवर, तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या करना है, हमें 200 ml इसका फ्लूइड इनटेक एडमिनिस्टर करना है और बढ़ाना है। देन देखिए अगर यहाँ पे रिमेनिंग ऑप्शन की बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन जो है पोजीशन द क्लाइंट इन हाई फाउलर्स, हाई फाउलर्स पोजीशन देनी है हमें बट विथ नी गैच रेजर। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे पास बेड्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, राइट, लेकिन कुछ मॉडिफाइड बेड्स होते हैं उनमें मिडल पोर्शन में ऐसे गैच होता है, ठीक है, लाइक दिस। सो जब पेशेंट ऐसे यहाँ पे इस बेड पे बैठ जाता है तो उसकी जो लेग्स है वो ऐसे डैंगल करती है। सो वेस्ट यहाँ पे क्या हुआ, जो इसका नी था, नी पे फ्लैक्शन हुई है। अगर नी पे फ्लैक्शन हो गई तो देयर आर द चांसेस कि डीवीटी हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल को। सो हाई फाउलर्स पोजीशन इसको देनी है और देते हैं, लेकिन जो नी गैच है, नी गैच रेजर नहीं होना चाहिए। इन दैट केस क्या होना चाहिए, ये जो नी गैच है ये फ्लैट होना चाहिए यहाँ पे। सो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। एंड देन एडमिनिस्टर टाइलेनॉल एज ऑर्डर, और ऐसे केस में क्या करते हैं हम, एक इंडिविजुअल को जो है एक्सेसिव और सीवियर पेन होती है, पेन को मैनेज करने के लिए हम मॉर्फिन सल्फेट का यूज़ करते हैं। मॉर्फिन सल्फेट जब हम यूज़ करते हैं उससे दो चीज़ें अचीव होती है, एक तो पेन रिड्यूस होता है, दूसरी जो है ऑक्सीजन डिमांड एक इंडिविजुअल की वो डिक्रीज हो जाती है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है ऐसे इंडिविजुअल का सो दैट कि जो इसकी हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगी, ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वुड द नर्स एनकरेज द क्लाइंट इन सिकल सेल क्राइसिस टू ईट? सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसे पेशेंट में ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो हमें ऐसे फूड्स देने हैं जिनमें क्या होगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। और इन अदर वेज हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लिक्विड फूड्स है, लिक्विड सब्सटेंसेस है, वो ऐसे पेशेंट को देने हैं। देन ऑप्शंस की बात करेंगे, सिट्रिक, कॉटेज चीज़ एंड लीमा बीन्स, ये जो तीनों है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। एंड पॉप्सिकल सिंपली आप याद रखोगे, ये पॉप्सिकल जो होते हैं, पॉप्सिकल्स आर दीज आर जस्ट लाइक आइसक्रीम्स। तो आइसक्रीम हम ऐसे पेशेंट को देंगे जस्ट टू मेंटेन द हाइड्रेशन। देन a newly admitted client has sickle cell crisis, he is complaining of pain in his feet and hands। अब पेशेंट को क्या है, पेन है in his feet and hands। the nurse's assessment finding includes a pulse oximetry of 92। अब जब हमने पेशेंट की सैचुरेशन चेक की दैट वाज 92% with the help of the oximeter, assuming that all the following interventions are ordered which should be done first। तो सबसे पहले इन इंटरवेंशंस में क्या करना है, दैट मीन्स ये प्रायोरिटी बेस्ड पे क्वेश्चन है। एडजस्ट द रूम टेम्परेचर, क्या हम रूम टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे? देखिए इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर को एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर वहाँ पे कोल्डनेस हुई तो कोल्डनेस से क्या होगा, ऐसे इंडिविजुअल को वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो सिकल सेल क्राइसिस बढ़ जाएगी क्योंकि वेसल्स का जो डायमीटर है वो और रेड्यूस हो जाएगा। देन गिव ए बोलस ऑफ आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स देने हैं ऐसे इंडिविजुअल को। क्यों देने हैं? बिकॉज ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो कम करनी है हमें। देन स्टार्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टार्ट करना है, क्यों? बिकॉज हाइपोक्सिया हुआ है। देन एडमिनिस्टर माइपेरिडीन, माइपेरिडीन हम इसको एज आईवी पुश देंगे। माइपेरिडीन भी क्या आता है, ओपियाइड्स में आता है और ये लो पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू द मॉर्फिन। सो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम क्या करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑक्सीजन देंगे एज पर मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। और जिस भी क्लाइंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वजह से होता है, या तो लेस इनटेक ऑफ आयरन करेगा कोई, और वी कैन से कि
किसी इंडिविजुअल को माल न्यूट्रिशन होगी, या हेलमिंथिक इन्फेक्शन होगा, दैट इज़ हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल होगी, प्रेग्नेंट फीमेल में भी चांसेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मैक्सिमम होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का क्या सीन होता है? दिस इज माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक मीन्स जो सेल्स होती है, जो आरबीसीज होती है, उनका साइज़ जो है, सेल साइज़ वो कम होता है, और इनमें जो है एचबी की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। और वी कैन से कि जो सेल्स होते हैं, जो मीन सेल वॉल्यूम होता है दैट इज़ रिड्यूस्ड, और जो मीन सेल हीमोग्लोबिन होता है दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। सो जिस भी पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, ऐसे पेशेंट को हमें ऐसी फूड्स प्रोवाइड करने हैं जिनमें आयरन कंटेंट जो है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा और एबेंडेंट होगा। अब रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। सो रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज जैगरी, जैगरी जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं। देन जैगरी के बाद आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड देन जो एग्स होते हैं, एग्स भी एक्ट करते हैं एज सोर्स ऑफ आयरन। देन अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करेंगे, फर्स्ट इज रोस्टेड बीफ, बीफ में टू सम एक्सटेंट आयरन होता है। जन जिलेटिन सलाद, ग्रीन बीन्स में होता है लेकिन पीच पाई में नहीं होता है। देन चिकन में आयरन नहीं होता है, फ्रेंच फ्राइज में भी नहीं होता है, और आइसक्रीम में नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इज एग सलाद ऑन व्हीट ब्रेड, व्हीट में भी आयरन कंटेंट होता है। देन कैरेट स्टेक्स एंड लेट्यूस सलाद, तो लेट्यूस में भी क्या होता है, ये आता है अमंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो जिसमें क्या होता है, कंटेंट ऑफ आयरन जो है वो एबेंडेंट क्वालिटी में होता है। सो ऑप्शन सी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन client with sickle cell anemia are taught to avoid activities that cause hypoxia and hypoxemia, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड द नर्स रिकमेंड। सो जो पेशेंट होता है ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसको हम क्या एडवाइस करते हैं कि ऐसी जो भी एक्टिविटी है जिससे हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सिया इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी विद इन द टिश्यू एंड हाइपोक्सीमिया इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी विद इन द ब्लड। सो ऐसे इंडिविजुअल को कौन सी एक्टिविटीज़ हम रिकमेंड करेंगे? या फैमिली वैकेशन इन द रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन पे अगर ये जाएगा, आल्टीट्यूड ज़्यादा है, सो ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा, ये इसको एडवाइस नहीं करेगा। वहाँ पे क्या है, जो हाइपोक्सिया के चांसेस है वो ज़्यादा है, प्लस आरबीसी काउंट जो है वो वहाँ पे इंक्रीज़ होता है, पॉलीसाइथीमिया होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो ज़्यादा और बढ़ेगी। देन चैपरोनिंग द लोकल बॉयज़ क्लब ऑन ए स्नो सीकिंग ट्रिप, स्नो सीकिंग ट्रिप पे जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा, वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा तो वेसो कंस्ट्रक्शन के चांसेस है, सिकल सेल क्राइसिस प्रमोट करते हैं। देन ट्रैवलिंग बाय एयरप्लेन फॉर बिजनेस ट्रिप, एयरप्लेन में ट्रैवल करेगा तो हायर अल्टीट्यूड वो भी बनेगा, वहाँ पे भी चांसेस है ऑफ हाइपोक्सिया। एंड ऑप्शन 4 इज बस ट्रिप टू द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, बस ट्रिप करेगा तो वहाँ पे चांसेस नहीं है फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोक्सिया। Now, next question is, the nurse is conducting an admission assessment of a client with vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiency से क्या होता है? There occurs the pernicious anemia. Pernicious anemia होता है because of vitamin B12 deficiency. Which finding reinforces the diagnosis of vitamin B12 deficiency? क्या vitamin B12 deficiency में एनलार्ज्ड सुप्लीन होता है, सुप्लीनोमेगाली नहीं होती है ऐसे केस में। देन एलिवेट होता है क्या ब्लड प्रेशर? नहीं, डिक्रीज होता है। क्या ब्रेडिकार्डिया होता है? जब एनीमिया होगा तो कंपनसेशन के लिए क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा। बीफी टंग, जो रेड बीफी टंग है, रेड बीफी टंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पर्निशियस एनीमिया का और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रेड बीफी टंग। ज़्यादा एक्यूरेसी में जाएंगे तो पर्निशियस में मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, रेड बीफी टंग होती है। और जिस भी पेशेंट को क्या होगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी और वी कैन से कि पर्निशियस एनीमिया होगा, ऐसे इंडिविजुअल को लॉन्ग लाइफ हम रखते हैं किस पे, विटामिन B12 इंजेक्शंस पे, स्पेशली जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ CIF। CIF इज कैसलेस इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम द स्टोमक। कौन सी सेल्स रिलीज करती है, दैट आर ऑक्जेंट्रिक सेल्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंट्रिक सेल्स ये रिलीज करते हैं HCl प्लस CIF, दैट इज द कैसलेस इंट्रिंसिक फैक्टर। और कैसलेस इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है,
ये प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइनस। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 एनिमल सोर्सेज में होता है और एनिमल फूड में होता है। सो ऑब्वियसली अगर कोई इंडिविजुअल जो है दैट इज़ वेजिटेरियन, सो वेजिटेरियन के केस में क्या होगा, वो एनिमल फूड्स नहीं लेता है। सो ऐसे इंडिविजुअल में चांसेस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है दैट आर मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट है। देन द बॉडी पार्ट दैट वुड मोस्ट लाइकली डिस्प्ले जॉन्डिस इन द डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल इज द। अब कोई इंडिविजुअल जो है ही इज़ और शी इज़ हैविंग द डार्क स्किन, तो ऐसे इंडिविजुअल में कौन सी साइट आप चूज़ करोगे फॉर द असेसमेंट ऑफ द जॉन्डिस। सो जॉन्डिस को एसेस करने के लिए हम ऐसी रीजन्स लेते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो मेलानिन प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। और मेलानिन प्रोडक्शन कहाँ पे कम होती है, दैट इज़ द palms ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ फीट। जब भी किसी डार्क स्किन्ड इंडिविजुअल का हमें क्या करना होता है, जॉन्डिस के लिए ऐसे इंडिविजुअल को एसेस करना होता है, तो हम यही दो रीजन्स देखते हैं। इंटरनली अगर हम बात करेंगे तो ओरल म्यूकोजा इसका चेक करते हैं, और एक्सटर्नल में क्या करते हैं, palms ऑफ हैंड और सोल्स ऑफ फीट। palms ऑफ हैंड और सोल्स ऑफ फीट में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, सोल्स ऑफ द फीट ना। कॉन्जेक्टिवा ऑफ द आई ये नहीं करते हैं, ठीक। देन सोल्स ऑफ द फीट ये करते हैं। रूफ ऑफ द माउथ रूफ नहीं करते हैं, जो ओरल म्यूकोसा होता है वही करते हैं। दैट मीन्स कि जो इसके चीक्स होते हैं वो इनसाइड से हम चेक करते हैं। देन शिन जो है, शिन हम चेक नहीं करते हैं। शिन रीजन इज जहाँ से टिबिया बोन जो है वो रन करती है। Now next question is, the nurse is conducting a physical examination or physical assessment on a client with anemia. Which of the following clinical manifestation would be most indicative of anemia? इनमें से कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो मोस्ट इंडिकेटिव होगी ऑफ एनीमिया, दैट मीन्स जो इंडिकेट करेगी एनीमिया को। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो BP 146 और 88, ठीक है। क्या ब्लड प्रेशर यहाँ पे जो है वो एलिवेट होगा, तो इन केस ऑफ एनीमिया देयर ऑकर्स द रिडक्शन इन द ब्लड वॉल्यूम, सो BP जो है वो कम होगा, इंस्टेड ऑफ दिस की वो ज़्यादा होगा। देन रेस्पिरेशन ऑफ 28 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है, दैट टू शैलो। जब भी किसी इंडिविजुअल को क्या होता है, एनीमिया होता है, ब्लड की जो है ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। सो ब्लड की डेफिशिएंसी जब होती है तो जो बॉडी टिश्यूज़ है उनको ऑक्सीजन जो है सही से नहीं मिल पाता है। अब ऑक्सीजन जब सही से नहीं मिल पाता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, कंपनसेट करता है और अपनी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होता है, देयर ऑकर द डिस्निया प्लस देयर ऑकर द टैकिपीनिया। अब यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी रेट इन केस ऑफ एडल्ट बात करेंगे तो 16 to 20 इज़ नॉर्मल रेंज, 20 से ज़्यादा है सो देयर इज़ टैकिपीनिया। ये सजेस्ट करता है कि एक इंडिविजुअल को क्या है, एनीमिया है। देन वेट गेन ऑफ 10 पाउंड्स इन 6 मंथ्स, ठीक है। एवरेज में एक अडल्ट को 2 से 3 पाउंड्स वेट गेन होता है पर मंथ, दैट इज़ ए नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। देन पिंक कम्प्लेक्सेशन जो इसकी बॉडी अपीयरेंस होगी दैट विल बी पिंक। अगर पिंक कम्प्लेक्सेशन है दैट मीन्स कि एनीमिया वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। देन सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। देन this is the repeated one. The nurse is teaching the client with polycythemia vera about prevention of complication of the disease. Which of the following statement by the client indicates the need for further teaching? देखिए पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, जब किसी इंडिविजुअल का RBCs का काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। RBCs का काउंट जब इंक्रीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉलीसाइथीमिया वेरा। देखिए पॉलीसाइथीमिया वेरा में कितना RBC का काउंट इंक्रीज़ होता है, मोर देन 7 मिलियन जो है RBCs पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। और विद रिस्पेक्ट टू SCT दैट मीन्स हेमाटोक्रिट की बात करेंगे, जब हेमाटोक्रिट मोर देन 60 होगा एट दैट टाइम वी से कि एक इंडिविजुअल को पॉलीसाइथीमिया वेरा हुआ है। सो ये जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है ये एक्चुअल में कोई डिजीज़ नहीं होती है, ये कंपनसेशन होती है सिंपली। जब बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ होती है और बॉडी में हाइपोक्सिया होता है बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, वहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल को पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है। एज़ फॉर इंस्टेंस की कोई इंडिविजुअल जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग के केस में क्या होगा, जो टिश्यूज़ है उनको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, बिकॉज जो स्मोक होता है, स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होता है विथ Hb, सो टिश्यूज़ तक
कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाता है। या किसी इंडिविजुअल को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, गैस फॉर इंस्टेंस COPD होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, स्पेशली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में पॉलीसाइथीमिया होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल में भी क्या होता है कि RBC काउंट इंक्रीज होता है और SCT जो है वो बढ़ जाता है ऐसे इंडिविजुअल का। नाउ अब जब RBCs इंक्रीज हुए विद इन द ब्लड स्ट्रीम, सो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो गई। जब ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई, सो इस विस्कोसिटी को रिड्यूस करने के लिए एक इंडिविजुअल को जो है हम हाइड्रेशन फॉर इंक्रीज कर देते हैं, या ऐसे इंडिविजुअल को हम फ्लेबोटमी परफॉर्म करते हैं। फ्लेबोटमी में क्या करते हैं, फ्लेबोटमी में जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो हम विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, दैट इज़ फ्लेबोटमी। फ्लेबोटमी हम पॉलीसाइथीमिया वाले को करते हैं और इसका फ्लूइड इनटेक जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पे चांसेस ऑफ DVT फॉर्मेशन है, सो DVT प्रोफाइलैक्सिस हम ऐसे इंडिविजुअल में अंडर कंसिडरेशन रहते हैं और ऐसे इंडिविजुअल को हम एंटीकोगुलेंट्स पे रख देते हैं, दैट इज़ वारफेरिन। सो ऑप्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें अब पूछा क्या जा रहा है, इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। दैट मीन्स कि इस इंडिविजुअल को अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है रिगार्डिंग द कंडीशन। आई विल ड्रिंक 500 ml ऑफ फ्लूइड और लेस ईच डे। देखिए अब हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, सो ऑलमोस्ट इसको 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर लेने हैं पर डे। 500 ml इज लेस वाटर इनटेक, सो उससे क्या होगा, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ये सजेस्ट करता है कि इसको कंडीशन सही से समझ में नहीं आई है। आई विल वियर सपोर्टिव होज इसको यूज़ करना है बिकॉज DVT के चांसेस है। देन आई विल चेक माई ब्लड प्रेशर रेगुलरली। अब यहाँ पे विस्कोसिटी ब्लड की इंक्रीज़ हो गई है, सो ऑब्वियसली जो ब्लड प्रेशर है ऐसे इंडिविजुअल का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देन आई विल रिपोर्ट एंकल एडिमा। अब यहाँ पे अगर DVT डेवलप हो गया है तो देयर आर द चांसेस कि जो वीनस रिटर्न है वो हैम्पर हो जाएगा और वीनस स्टेसिस हो जाएगी, उससे क्या हो सकता है, एंकल एडिमा डेवलप हो सकता है। नाउ next question is, a 33-year-old male is being admitted for possible acute leukemia। अब पेशेंट को क्या है, ल्यूक्यूमिया है, और सिंपलर वर्ड्स में बोलेंगे तो ब्लड कैंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूक्यूमिया। सो यहाँ पे आप क्या पूछा जा रहा है कि सबसे मोस्ट लाइकली फाइंडिंग क्या है ऑफ ल्यूक्यूमिया। सो ये भी क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड पे क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी बेस्ड पे ऐसे इंडिविजुअल को क्या साइन प्रेजेंट हो सकती है, क्या सिम्टम प्रेजेंट हो सकता है। क्लाइंट कलेक्ट स्टैम्प्स एज ए हॉबी, ठीक है। सो ये जो क्लाइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्लाइंट हैज़ ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। टू डिटरमाइन द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट द नर्स वुड मॉनिटर। अब पेशेंट को क्या है, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है। दैट मीन्स कि जो बॉडी है, बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की है। जो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। जब प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो जो स्किन है एपिडर्मिस के नीचे क्या हुआ है, एपिडर्मिस के नीचे कुछ पर्पल और रेड कलर के रैशेस डेवलप हुए हैं। क्यों डेवलप हुए हैं, बिकॉज जो डर्मिस में स्मॉल वेसल्स थी वहाँ पे ब्लीड हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट ब्लीड कुछ पर्पल कलर रैशेस डेवलप हुए हैं, उनको हम बोलते हैं परप्यूरा। किससे हुआ है, बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज क्या होता है, दैट इज़ 1.5 to 4.5 lakhs। अब पेशेंट को प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हुई है, सो अगर पेशेंट को क्या होगा, कहीं पे इंजरी होगी या वेसल जो है वो रप्चर होगी। अब अगर यहाँ पे हम वेसल लेंगे, वेसल रप्चर हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लीड होगा ऐसे इंडिविजुअल को। जब ब्लीड होता है तो यहाँ से ब्लड रन करता है ब्लड वेसल में, उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स होती है। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इस इंजर्ड पार्ट के अराउंड ये एक क्लैंप बनाते हैं। उससे क्या होता है, क्लैंप जब बन गया तो ऐसे इंडिविजुअल को जो है वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। जब ब्लीडिंग स्टॉप होगी उसके बाद जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स अपना काम शुरू करेंगे और क्लॉट फॉर्मेशन होगी। सो अगर हम बोल सकते हैं कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देना। अगर किसी इंडिविजुअल को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, दैट मीन्स कि जो इसका ब्लीडिंग टाइम है
ब्लीडिंग टाइम इसका इंक्रीज हो जाएगा, ब्लीडिंग टाइम ऐसे इंडिविजुअल का इंक्रीज हो जाएगा। और नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्यों नॉर्मल होगा, बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, क्लॉटिंग फैक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल होगा, जो APTT है APTT विल ऑल्सो बी नॉर्मल। सो जिस भी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ऐसे इंडिविजुअल को ब्लीडिंग टाइम एलिवेटेड हुआ होगा, क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल होगा, APTT विल बी नॉर्मल। सो जब हम ऐसे इंडिविजुअल को थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको क्या देंगे, वहाँ पे इसको प्लेटलेट्स एडमिनिस्टर करेंगे। सो कौन सा रेस्पॉन्स हमें, ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स ये हमें सजेस्ट करेगा कि एक इंडिविजुअल को जो है एडुकेट थेरेपी मिल रही है फॉर दिस ATP, दैट इज ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा। देन ऑप्शंस की बात करेंगे, प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मलाइज हुआ है दैट मीन्स जो कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल है। WBC काउंट, इसका इससे रिलेशन नहीं है, अगर कम होगा तो देयर इज ल्यूकेमिया, अगर ज़्यादा होगा तो देयर इज इन्फेक्शन। देन पोटेशियम का इससे कोई रिलेशन नहीं है। देन PTT भी इसका क्या होगा, ऐसे इंडिविजुअल का जो है वो नॉर्मल होगा। नाउ अब यहाँ पे इंडिविजुअल को क्या है, अगर इंडिविजुअल को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो जब भी ब्लीड होगा वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होगा, ठीक है। कभी कभार एक्सेसिव ब्लीड हो सकता है, एक इंडिविजुअल जो है वो हेमोरेजिक शॉक में जा सकता है। सो हमें ऐसे इंडिविजुअल को क्या करना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे रखना है। दैट मीन्स कि हमें ऐसे इंटरवेंशंस लेने हैं जिससे क्या होता है, जिससे ब्लीडिंग प्रिवेंट होती है, या कोई ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशंस नहीं करने हैं जिससे इंडिविजुअल को क्या होगा, ब्लीड हो सकता है। सो क्या क्या नहीं करना है, जो पेशेंट है उसको IM इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब IM एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। अब ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती थी बट यहाँ पे प्लेटलेट जो है वो कम है। देन ऐसे इंडिविजुअल का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो शार्पस है, शार्पस वहाँ से रिमूव करने हैं। दैट मीन्स कि अगर सीजर्स होंगे वहाँ पे या कोई स्काल्पल ब्लेड वगैरह होगा वो वहाँ से रिमूव कर देना है। देन अगर इंडिविजुअल ब्रशिंग करता है ऑफ टीथ तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे यूज़ ऑफ सॉफ्ट ब्रश हमें करना है, सॉफ्ट ब्रश हमें यूज़ करना है सो दैट कि पेशेंट को क्या है, ब्लीड ना हो जाए। और अगर एक और चीज़ हम अंडर कंसिडरेशन लेंगे कि जो पेशेंट है उसको प्रिवेंट करना है फ्रॉम फॉल्स, बट प्रिवेंटिंग फ्रॉम फॉल्स से पहले हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस देने हैं, ठीक है। और प्रिवेंटिंग फ्रॉम फॉल्स वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा अंडर द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, ठीक है। जब हम ब्लीडिंग प्रिकॉशंस की बात करेंगे दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो है वो हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि पेशेंट को सेम कंडीशन है और प्लेटलेट काउंट जो है दैट इज 80,000, सो देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इंपॉर्टेंट, व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है तो प्रायोरिटी बेस्ड पे पूछ रहा है। सो प्रायोरिटी बेस्ड पे हमें सारे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने हैं। नाउ अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन ही आता है ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। प्रिवेंशन फॉर फॉल्स क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज ये कंपोनेंट है ऑफ ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, सारे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस इसमें नहीं आते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी का कोई रोल नहीं है बिकॉज प्लेटलेट जो है वो कैरी नहीं करते हैं ऑक्सीजन। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका भी कोई रोल नहीं है। अगर एनीमिया होता तो वहाँ पे हम कंजर्व करते एनर्जी ऐसे इंडिविजुअल की। नाउ द क्लाइंट हैज़ सर्जरी फॉर रिमूवल ऑफ प्रोलैक्टिनोमा, दैट मीन्स कि प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन की लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है। क्यों इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है प्रोलैक्टिन, जो इंटीरियर पार्ट होता है ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से सिक्रेट होता है प्रोलैक्टिन। अब किसी इंडिविजुअल को अगर पिट्यूटरी कार्सिनोमा होगा, ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, देयर विल बी प्रोलैक्टिनोमा। तो ऑपरेट कैसे, मैनेज कैसे करेंगे ऐसे इंडिविजुअल को, वी विल परफॉर्म द सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल करेंगे इस ट्यूमर का, ठीक है। देन कौन सा ऑपरेशन करते हैं, दैट इज हाइपोफाइसेक्टोमी। हाइपोफाइसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, दैट इज द रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से रिमूव करते हैं, मोस्टली हम नेजल अप्रोच का यूज़ करते हैं, थ्रू द नोज हम रिमूव करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। नाउ अब अगर पेशेंट को सर्जरी की है हमने, प्रोलैक्टिनोमा था तो पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी की है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। अब सिंपली हम ऐसा बोलेंगे कि जो इस इंडिविजुअल का जो ब्रेन था, ब्रेन को हमने ऑपरेट किया है और मैनिपुलेट किया है। सो ब्रेन सर्जरीज में सबसे पहले इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है और आईसीपी में चेंज आ सकती है। मोस्टली क्या है, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। अगर आईसीपी इंक्रीज हो गया तो जो ब्रेन है, ब्रेन पे जो है प्रेशर एग्जर्ट होगा बाहर से। ठीक, जब ब्रेन पे प्रेशर होगा एग्जर्ट तो ब्रेन को क्या होगा, कंप्रेशन होगा वहाँ पे। जब कंप्रेशन होगा ब्रेन को तो जो वेसल्स है, जो आर्टरीज है, जो प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को ब्लड, वो कंप्रोमाइज़ होगी और ब्रेन को जो है जो सर्कुलेशन है और परफ्यूजन है वो सही से नहीं होगा। जब ब्रेन को परफ्यूजन सही से नहीं होगा तो इस्कीमिया डेवलप होगा और इंडिविजुअल को जो है डेथ हो जाती है ना। अब यहाँ पे गोल क्या है हमारा, आईसीपी को मेंटेन रखना या आईसीपी को बढ़ने नहीं देना है। आईसीपी को कैसे नहीं बढ़ने दे सकते हैं, सबसे पहले जो है एक इंडिविजुअल को जो है वो हमें काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, नो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। नो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मीन्स ना तो इस रूम में लाइटिंग ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही शोर होना चाहिए वहाँ पे। नो नॉइज लेस नाइटिंग, उससे क्या होगा, लो स्टिमुलेशन और नो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट मिलेगा। ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हुई तो आईसीपी बढ़ेगा। देन सेकंड थिंग इज कि कॉन्स्टिपेशन ऐसे पेशेंट में नहीं होने देनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें ऐसे इंडिविजुअल को जो है लैक्सेटिव्स एडमिनिस्टर नहीं करने हैं। ठीक है, मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करना है। इन दैट प्लेस क्या करना है, हाई फाइबर डाइट देनी। हाई फाइबर डाइट देंगे तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होगी ऐसे इंडिविजुअल को। देन अगर ये कफ करेगा, कफिंग से क्या होता है और स्नीजिंग से क्या होता है, स्नीजिंग और कफिंग से ऐसे इंडिविजुअल का जो आईसीपी है वो बढ़ जाता है। सो एडवाइज नहीं करना है फॉर कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग। और ऐसे इंडिविजुअल का जो हेड एंड है ऑफ द बेड वो हमें एलिवेट करना है। हेड एंड ऑफ द बेड क्यों एलिवेट करेंगे, बिकॉज ये प्रमोट करेगा सीएसएफ ड्रेनेज। जब सीएसएफ ड्रेन हो जाएगा तो आईसीपी जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, देन ट्रांडनबर्ग्स पोजीशन नहीं देनी है, रिवर्स भी नहीं देनी है। अगर रिवर्स ट्रांडनबर्ग्स देंगे तो आईसीपी जो है वो सडनली फॉल हो जाएगा, ब्रेन ड्रॉप हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल को। सो जो हेड एंड है वो एलिवेट करना है बाय 30 डिग्री। उससे क्या होगा, सीएसएफ ड्रेनेज प्रमोट हो जाएगी। और वल्सलवा मैनवर जो है, वल्सलवा मैनवर भी ऐसे इंडिविजुअल को रिकमेंड नहीं करना है। पेशेंट को नहीं बोलना है कि टू होल्ड हिज ब्रेथ, उससे भी क्या होगा, उससे भी आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या होगी ऐसे पेशेंट के लिए। डायरेक्टली नहीं पूछा है फॉर इंक्रीजिंग आईसीपी, इनडायरेक्टली पूछा है। सो प्रोलैक्टिनोमा से हमें क्या मिला है, क्लू मिला है कि जो एग्जामिनर है ही और शी इज़ टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज्ड आईसीपी। अगर पेशेंट को ट्रांडनबर्ग्स में रखेंगे तो आईसीपी इंक्रीज होगा, कफिंग और डीप ब्रीदिंग के लिए एडवाइस करेंगे तो आईसीपी इंक्रीज होगा। देन वल्सलवा मैनवर प्रमोट करेंगे तो आईसीपी इंक्रीज होगा। लेकिन जब हेड एंड इंक्रीज करेंगे बाय 30 डिग्री तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, सीएसएफ ड्रेनेज हो जाएगी और आईसीपी जो है वो नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्लाइंट विथ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इंसिपाइटिस इज एडमिटेड विथ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, मेंटल कन्फ्यूजन, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर द क्लाइंट इज। प्रायोरिटी है, दैट मीन्स कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेसिस पे हमें क्या करना है। सो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि डायबिटीज़ इंसिपाइटिस होता क्या है, इसमें क्या होता है। देखिए डायबिटीज़ इंसिपाइटिस दैट इज़ डीआई, इसमें क्या होता है, जो एडीएच है दैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसन, वासोप्रेसन की सिक्रीशन जो है वो अरेस्ट हो जाती है और लेस सिक्रीशन होती है। किससे होगा, जो एडीएच है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कुछ डिफेक्ट होगा, डिसफंक्शनल होगा तो डायबिटीज़ इंसिपाइटिस होगा ऐसे इंडिविजुअल को, दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल डीआई, दैट इज सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपाइटिस, क्योंकि रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। या
अगर ADH वहाँ से एडुकेट क्वांटिटी में निकल रहा है, लेकिन जो रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द ADH कहाँ पे होते हैं, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है प्लस जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इसको सही से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, देयर कैन ऑकर डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब रिलेटेड टू किडनी है, सो दैट इज कॉल्ड एज द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। कभी कभार क्या होता है कि कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, साइकेट्रिक कंडीशन होती है, उससे भी क्या होता है, एक इंडिविजुअल को डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, दैट इज कॉल्ड एज द साइकोलॉजिकल डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेकिन कॉमन क्या होती है, वन इज द सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड अनदर इज नेफ्रोजेनिक। सो अगर किसी इंडिविजुअल को ब्रेन डेथ भी हुई होगी, ऐसे इंडिविजुअल में भी क्या हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस प्रेजेंट हो सकती है ना। ADH का काम क्या होता है, ये वाटर रेगुलेशन करता है, और वी कैन से कि जो वाटर है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है फ्रॉम द DCT एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है नाउ, अब अगर ADH की डेफिशिएंसी हो गई तो वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो यूरिन है, यूरिन का आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा ऐसे इंडिविजुअल में। जब यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा तो वी कॉल इट एज द पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया होता है ऐसे इंडिविजुअल को। नाउ अब अगर पॉलीयूरिया होता है तो यूरिन जो है ऐसे इंडिविजुअल का वो डाइल्यूट होगा। जब यूरिन डाइल्यूट होता है दैट मीन्स उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की और सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ लेस। अगर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन लेस है वहाँ पे, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन विल बी लेस, क्योंकि यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड है। नाउ अब जब वाटर निकलता है, वाटर का लॉस होता है, वाटर के साथ साथ सोडियम भी लॉस होता है ऐसे इंडिविजुअल का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब पॉलीयूरिया होता है तो डिहाइड्रेशन होती है ऐसे इंडिविजुअल में। डिहाइड्रेशन होती है, वाटर लॉस होता है, वाटर के साथ साथ सोडियम भी निकलता है, लेकिन सोडियम उतना नहीं निकलता है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक इंडिविजुअल में हाइपरनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया नहीं होता है इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। हाइपरनेट्रीमिया हो गया, जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दो चीज़ें मेंटेन करती है, वन इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सेकंड इज सोडियम। सो अगर हाइपरनेट्रीमिया होगा डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले केस में, सो इसकी जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी विल बी इंक्रीज। अब पॉलीयूरिया हो रहा है तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो गई, डिहाइड्रेशन से स्टिमुलेशन मिलेगी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को जब स्टिमुलेशन मिलती है, क्या स्टिमुलेशन मिलती है कि बॉडी में जो है वाटर कम है, सो इंडिविजुअल को पॉलीडिप्सिया की फीलिंग आएगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज थर्स्ट कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ना अब डिहाइड्रेशन हुई है और वी कैन से कि हाइपोवोल्यूमिया हुआ है। जब हाइपोवोल्यूमिया होगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन जो है, जो ब्रेन को ब्लड है वो सही से नहीं मिलेगा। अब सेरेब्रल परफ्यूजन जब होगा तो ऐसे इंडिविजुअल में मेंटल कन्फ्यूजन होगा और ऐसे इंडिविजुअल का GCS जो है दैट विल गेट अल्टर्ड। सो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा ऐसे इंडिविजुअल में, देखिए क्या हमें ऐसे इंडिविजुअल का ऑप्शन ए में यूरिन आउटपुट मेजर करना है। यूरिन आउटपुट जो है वो हम मेजर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ऐसा सच लग रहा है कि प्रायोरिटी बेसिस पे हमें यूरिन आउटपुट मेजर करना है, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज सजेस्टेड कि पेशेंट को जो है पॉलीयूरिया है, सो देयर इज नो इमीडिएट नीड फॉर मेजरिंग द यूरिन आउटपुट। देन चेक द वाइटल साइनस। वाइटल साइनस जब हम चेक करेंगे ये क्लू देंगे हमें किस चीज़ का, कि डिहाइड्रेशन कितनी हुई है। अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो BP इसका लेस होगा और पल्स जो है ऐसे इंडिविजुअल की दैट विल बी मोर। एंड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन जो पेशेंट का टेम्परेचर होता है वो एलिवेट हो जाता है। सो पहली प्रायोरिटी पे जाएगा चेकिंग द वाइटल साइनस। देन एनकरेज इंक्रीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड जो है वो ऐसे इंडिविजुअल को हमें एडिक्वेट क्वांटिटी में देनी है, लेकिन फ्लूइड इंटेक नहीं बढ़ाना है। क्यों नहीं बढ़ाना है, बिकॉज जितना फ्लूइड इंटेक बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, यूरिन आउटपुट आएगा ऐसे इंडिविजुअल का, क्योंकि किडनी जो है वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही है किसको, यूरिन को। देन वेट द क्लाइंट। क्लाइंट को वेट करना है, उससे हमें पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन का एक्सटेंट कितना है, लेकिन प्रायोरिटी इसकी नहीं जाएगी। ठीक, देन ए क्लाइंट विथ हीमोफीलिया हैज़ नोज ब्लीड, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट
टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। देखिए जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया इज ये एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, कॉमन हेल्थ कंडीशन है, ऑलमोस्ट सबको पता होगी। देन इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होती है, या तो 8th फैक्टर एब्सेंट होगा क्लॉटिंग फैक्टर का, 9th फैक्टर और 11th फैक्टर। देन अगर 8th है तो हीमोफीलिया ए, 9th है तो हीमोफीलिया बी और 11th है तो हीमोफीलिया सी। ठीक, जो हीमोफीलिया बी होता है उसमें 8th फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, 8th फैक्टर को हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। सो ऐसे केस को हम, जिसको फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होगी और हीमोफीलिया बी होगा, ऐसी केस में हम क्या बोलते हैं, इसको क्या है, क्रिसमस डिजीज है ना। अब पेशेंट को क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट है और उनकी डेफिशिएंसी है। सो ऑब्वियसली जब ऐसे इंडिविजुअल को इंजरी होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग विल बी नॉर्मल। ब्लीडिंग नॉर्मल कैसे होगी, क्योंकि जो इसका प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है। अब अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तो ब्लीडिंग टाइम जो है दैट विल बी नॉर्मल। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एब्सेंट। क्लॉटिंग फैक्टर जब एब्सेंट है तो क्लॉटिंग टाइम जो है, क्लॉटिंग टाइम इसका बढ़ जाएगा। जो ब्लड की क्लॉटिंग होनी चाहिए नॉर्मल टाइम में वो नहीं होती है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है। अब अगर क्लॉटिंग फैक्टर इसका प्रोलॉन्ग्ड है, सो जो APTT होगा दैट विल ऑल्सो बी प्रोलॉन्ग्ड। सो हीमोफीलिया वाले केस में क्लॉटिंग टाइम बढ़ेगा और APTT बढ़ेगा। ब्लीडिंग टाइम जो है वो नॉर्मल होगा, प्लस जो PT है दैट इज़ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी इसका नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि कैल्शियम नॉर्मल है और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। सो ऐसे इंडिविजुअल में PT भी नॉर्मल होगा। नाउ सो अगर ऐसे क्लाइंट में हमें कभी ब्लीडिंग हो गई तो ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स हम ऐसे इंडिविजुअल को देंगे। अब इमरजेंसी में अगर पेशेंट आया और हमें पता नहीं है कि कौन सी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है और कौन सा टाइप ऑफ हीमोफीलिया है, तो वहाँ पे हम इसको क्या देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दैट इज़ द FFP। FFP क्यों देंगे, क्योंकि उसमें होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। और अगर किसी पेशेंट को क्या होता है, हीमोफीलिया होता है A टाइप हीमोफीलिया में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं DDAVP। DDAVP क्या होता है, दैट इज डीअमाइन डीआर्जिनिन वासोप्रेसन। ये जब हम किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, कहाँ से एडमिनिस्टर करते हैं, थ्रू सबक्यूटेनियस रूट, ये कन्वर्ट होता है इनटू द क्लॉटिंग फैक्टर 8। वहाँ पे हम एडमिनिस्टर करते हैं और कंट्रोल हो जाती है ब्लीडिंग ऐसे इंडिविजुअल की। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पेशेंट को जो है नेज़ल ब्लीड हुआ है, तो नेज़ल ब्लीड को कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसे इंडिविजुअल को क्या करना है। देखिए ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो देन ऑप्शन 1 में क्या पूछ रहा है, प्लेस द क्लाइंट इन ए सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन से ब्लीड कंट्रोल नहीं होगा, नेज़ल ब्लीड। देन एडमिनिस्टर एस्टामिनोफिन। एस्टामिनोफिन वो क्या करता है, वो GI ब्लीड को प्रमोट करता है, यहाँ पे भी उसका कोई रोल नहीं बनता है। देन पिंच द लोअर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, जो नोज है उसको हमें पिंच करना है, दैट विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन अप्लाई आइस पैक्स टू द फोरहेड। ठीक है, फोरहेड जो है एक इंडिविजुअल का, फोरहेड पे हम या फिर उसके हेड पे हम जो है वाटर डाल सकते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर डाल सकते हैं, उससे क्या होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लीड स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आइस पैक्स हमें यूज़ नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि अगर हम आइस पैक्स यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सीवियर वासो कंस्ट्रिक्शन होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट सीवियर वासो कंस्ट्रिक्शन वास्कुलर कंप्रोमाइज होगा। ठीक है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई टिश्यू को फिर सही से नहीं जाएगी। देन ए क्लाइंट हैज़ हैड ए यूनिलेटरल एड्रेनलेक्टोमी टू रिमूव ए ट्यूमर। सो क्या है, एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर है, उस ट्यूमर को हमने क्या किया है, रिमूव किया है। एड्रेनल ग्लैंड इज सुप्रारेनल ग्लैंड, जो 2 किडनीज के ऊपर जो 2 ग्लैंड्स होते हैं दैट आर द एड्रेनल ग्लैंड्स। अब उनमें ट्यूमर था तो हमने यूनिलेटरल, एक साइड में
एड्रेनलेक्टॉमी परफॉर्म की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉर द नर्स टू टेक इज। अब पोस्ट ऑफ पीरियड में, इमीडिएट पोस्ट ऑफ पीरियड में कौन सी एक्शन एक नर्स लेगी? ऑप्शन ए इज चेक ब्लड प्रेशर, देन टेम्परेचर, यूरिनरी आउटपुट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी पे जाएगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्यों जाएगा पहली प्रायोरिटी पे? बिकॉज जब हमने इसको एड्रेनल ग्लैंड रिमूव किया है तो ड्यूरिंग द ऑपरेटिव प्रोसीजर ब्लड लॉस हुआ होगा। जब ब्लड लॉस हुआ है सो ऑब्वियसली देयर आर द चांसेस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सो ब्लड प्रेशर से हमें पता चलेगा कि वेदर पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। बिकॉज जब हमें ब्लड प्रेशर पता होगा वहाँ से हम निकाल सकते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर से ही हमें पता चलेगा कि वेदर शॉक प्रेजेंट है कि नहीं है। सो पहली प्रायोरिटी पे जाएगा ब्लड प्रेशर। अदरवाइज लेटर टाइम में हमें टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ है तो टेम्परेचर विल बी एलिवेटेड, ठीक है। यूरिन आउटपुट हमें मेजर करना है। अगर शॉक वहाँ पे डेवलप हुआ है, मैप कम हुआ है और ब्लड प्रेशर कम हुआ है, सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर से ही पता चलेगा। लेटर ऑन जब किडनीज इम्पैक्ट होगी बिकॉज ऑफ द शॉक, जब रीनल परफ्यूजन कम होगा और AKI डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द शॉक, तब जाके जो है यूरिन आउटपुट एक ऐसे इंडिविजुअल का कम हो सकता है। सो ये ब्लड प्रेशर के बाद आएगा यूरिन आउटपुट, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। अब अगर यूरिन आउटपुट जो है वो कम हुआ है, सो ऑब्वियसली अगर कम यूरिन आ रहा है सो वो क्या होगा, दैट विल बी कंसनट्रेटेड और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो एलिवेटेड हुई होगी। देन 32-year-old mother of 3 is brought to the clinic. Her pulse is 52, ठीक है। अडल्ट है, पल्स लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है। सो देयर इज ब्रेडिकार्डिया। नाउ देयर इज ए वेट गेन ऑफ 30 पाउंड्स इन 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में 30 पाउंड्स वेट गेन हुआ है। दैट मीन्स कि एवरेज में जो है 7.5 पाउंड्स वेट गेन हुआ है। दैट इज़ नॉट द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इज 2 to 3 पाउंड्स per month. So there is excessive weight gain and the client is wearing 2 sweaters. 2 स्वेटर इसको लगे हैं। दैट मीन्स इसको क्या है, कोल्ड इंटॉलरेंस है। सो ये सजेस्ट करते हैं कि इसको हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया होता है, वेट गेन होता है और कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। दैट मीन्स कि पेशेंट को सर्दी ज़्यादा लगती है। देन द क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विथ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। क्लाइंट को क्या हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म है, जैसा हमें साइन एंड सिम्टम से पता चला है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिस डायग्नोसिस इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी? कौन सा नर्सिंग डायग्नोस होगा ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी? इम्प्योर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू डिक्रीज्ड एंड्योरेंस। देखो अब पेशेंट जो है हाइपोथायराइडिज्म का, इसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। सो इसकी जो एंड्योरेंस है वो कम होती है, ठीक है। ये लेथार्जिक फील करता है और उस वजह से क्या होता है, फिजिकल मोबिलिटी इसकी कम हो जाती है। दैट मीन्स इसको यहाँ वहाँ निकलना सही नहीं लगता है, ये भी इसमें प्रेजेंट होगा। देन हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। हाइपोथर्मिया होगा क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म वो कम होती है। देन डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इंटरस्टिशियल एडिमा। जो पेशेंट है उसका क्या होता है, थॉट प्रोसेस जो है उसकी रिड्यूस्ड होती है, बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंटरस्टिशियल एडिमा। वो किसके रिलेटेड होती है, बिकॉज ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे इंडिविजुअल को क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, ड्राउजीनेस होती है, उससे क्या होता है, थॉट प्रोसेस इसकी जो है वो कम हो जाती है। सो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। देन डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू ब्रेडिकार्डिया। नाउ प्रायोरिटी पे क्या जाएगा, दैट इज़ द पहली प्रायोरिटी पे एयरवेज जाएगी। एयरवेज को यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देन ब्रीदिंग एंड थर्ड में आएगा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के रिलेटेड क्या है, वन इज़ द पल्स एंड सेकंड इज़ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो प्रायोरिटी पे जाएगा, क्योंकि 4th ऑप्शन में मेंशन है एक इंडिविजुअल का सर्कुलेशन पैरामीटर। अदरवाइज सारी चीज़ें जो है एक पेशेंट में होती है जिसको हाइपोथायराइडिज्म होगा। यहाँ पे हमें मोस्ट बताया गया है और ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, या फर्स्ट बोलेगा एग्जामिनर, ठीक है, मोस्ट लाइकली बोलेगा ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये सजेस्ट करते हैं, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो प्रायोरिटी बेस्ड पे हमें इसको क्या करना है, इसको जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, दैट इज़ द डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू ब्रेडिकार्डिया। देन
क्लाइंट प्रेजेंट्स टू द क्लिनिक विद ए सीरम कोलेस्ट्रॉल ऑफ 275 mg पर डीएल, ठीक है, मोर देन 200 mg पर डीएल होगा, दैट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है दैट इज एलिवेटेड, कोलेस्ट्रॉल की लेवल एलिवेटेड है, सो इट विल पोज थ्रेट टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। देन एंड इज प्लेस्ड ऑन रोसोवास्टैटिन। अब पेशेंट को क्या चल रहे हैं, स्टैटिन चल रहे हैं, स्टैटिन का बोल दिया है, क्या होता है स्टैटिन से, रैबिडोमायोलिसिस होती है, दैट इज द मसल ब्रेकडाउन। जब रैबिडोमायोलिसिस होती है, विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट टेकिंग रोसोवास्टैटिन। जब रैबिडोमायोलिसिस होगी, मसल्स जो है उनका ब्रेक डाउन होगा, जब मसल्स का ब्रेक डाउन होगा तो इंडिविजुअल को क्या होता है, मसल वीकनेस डेवलप हो जाएगी ऐसे इंडिविजुअल में। सो ऐसे इंडिविजुअल को कहना है कि मसल वीकनेस जो है वो रिपोर्ट करे टू द फिजिशियन। रिमेनिंग ऑप्शन की बात करेंगे, अलाउ 6 months फॉर द ड्रग टू टेक इफेक्ट। जो रोसोवास्टैटिन होता है वो पहले ही मंथ में अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है। टेक द मेडिकेशन विद द फ्रूट जूस। फ्रूट जूस जो है, फ्रूट जूस के साथ जो है स्टैटिन हम नहीं लेते हैं। फ्रूट जूसेस में अगर बात करेंगे, जो ग्रेप जूस होता है, ग्रेप जूस के साथ ही स्पेशली नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये इसकी एफिकेसी जो है ये रिड्यूस करती है। वाटर के साथ ले सकता है, जूस के साथ नहीं ले सकता है। देन रिपोर्ट डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, इससे ना तो इंसोम्निया जो है वो नहीं होता है, सो स्लीपिंग डिस्टर्बेंस का कोई चांस नहीं बनता है। देन क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। दैट मीन्स कि एक पेशेंट है, उसको इमरजेंसी में लाया गया, उसको क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। दैट मीन्स जो सिस्टोल है दैट इज़ मोर देन 180 और जो डायस्टोल है दैट इज़ मोर देन 120 mmHg, दैट इज़ द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। डायजॉक्साइड दैट इज़ हाइपरस्टैट इज ऑर्डर। जो डायजॉक्साइड होता है, डायजॉक्साइड और हाइपरस्टैट दैट इज़ ए थायजाइड डायूरेटिक, ठीक है। दो कंडीशंस में यूज़ करते हैं, एक जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस होंगी, सेकंड जब किसी इंडिविजुअल को हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डायूरेटिक्स होते हैं स्पेशली थायजाइड डायूरेटिक्स वो इंक्रीज करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। इन दो कंडीशन में हम ये यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन द नर्स शुड, जो डायजॉक्साइड होता है और हाइपरस्टैट इसको हम देते हैं एज IV बोलस। ना ऑप्शन इज यूटिलाइज एन इन्फ्यूजन पंप, IV बोलस देते हैं, इन्फ्यूजन पंप की ज़रूरत नहीं है। देन प्लेस द क्लाइंट इन ट्रंडनबर्ग पोजिशन, हाइपोटेंशन नहीं होता है इससे, क्योंकि ये एज सच तो ये हम तब एडमिनिस्टर करेंगे जब पेशेंट को क्या होगा, जब पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, तो हाइपोटेंशन के कम चांसेस है। देन कवर द सोल्यूशन विथ फॉइल, ठीक है, सनलाइट से इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। किन ड्रग्स को पड़ता है पहले ही बोला है, एक तो लिंजोलेट को पड़ता है, देन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को पड़ता है एंड एम्फोटेरिसिन B को पड़ता है, ठीक है। इन्हीं को हमने घूंघट में ओढ़ के देना है, इन 3 ड्रग्स को। देन चेक द ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि जो डायजॉक्साइड है दिस इज थायजाइड डायूरेटिक, इससे हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो पेशेंट को क्या करना है, ब्लड शुगर जो है वो हमें ऐसे इंडिविजुअल का चेक करना है। देयर इज ए सर्टन अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो क्या करते हैं, जो एक इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर, ये ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। लाइक सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर जो है वो इंटरेस्टिंगली दोनों चीज़ें करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया भी करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया भी करते हैं। कौन सा वाला ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया करता है, दैट इज़ द मेटप्रोलॉल। मेटप्रोलॉल क्या करता है, इंसुलिन की सिक्रीशन को ये रिड्यूस कर देता है, उससे क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। प्रेजेंट टाइम में जो हम कार्बिडॉल यूज़ करते हैं, हर जगह आता है, इससे ना तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना ही हाइपरग्लाइसीमिया होता है, सो दिस इज़ मोस्ट प्रेफरेबल। देन डायूरेटिक्स की बात करेंगे, डायूरेटिक्स में लूप डायूरेटिक्स एंड थायजाइड, ये दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ब्लड शुगर लेवल। और जो नायसिन है, नायसिन हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पेलेग्रा, पेलेग्रा में ये यूज़ करते हैं, सो ये भी क्या करता है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देता है। प्लस एंटीसाइकोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स से भी ब्लड शुगर रेज होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो आपको पता ही है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से भी ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। OCPs जो है, OCPs जो एक इंडिविजुअल का ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा देते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, जो फ्लोरोक्विनोलोनस होते हैं, फ्लोरोक्विनोलोनस इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड शुगर। और अभी हमने बात की
स्टैटिनस की, स्टैटिनस भी जो है वो इंक्रीज करते हैं ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 6 month old client with a VSD that is the ventral septal defect is receiving digitalis, क्या रिसीव कर रहा है, डिगॉक्सिन रिसीव कर रहा है फॉर रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट, विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन। डिगॉक्सिन जो है दैट कॉजेज द ब्रेडिकार्डिया। अब जो क्लाइंट है दैट इज 6 months ओल्ड, 6 months ओल्ड में अगर लेस देन 100 beats per minute है दैट सजेस्ट कि ब्रेडिकार्डिया है। सो ब्लड प्रेशर ऑफ 126/80 दैट इज नॉर्मल, ब्लड शुगर ऑफ 110 mg/dl, डिगॉक्सिन ब्लड शुगर के साथ कुछ नहीं करता है। देन हार्ट रेट ऑफ 60 BPM दैट मीन्स कि ब्रेडिकार्डिया हुआ है बिकॉज ऑफ द डिजिटालिस। रेस्पिरेटरी ऑफ 30, रेस्पिरेशन को भी ये इम्पैक्ट नहीं करता है। देन द क्लाइंट एडमिटेड विथ एंजाइना इज गिवन ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन अब पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया है दैट इज द वीनोडाइलेटर। नाउ इन केस ऑफ एंजाइना ये हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू सबलिंगुअल रूट। ये वेसल्स को डायलेट कर देता है, जो कॉरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट कर देता है। उससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस वास्कुलर इंसफिशिएंसी और बिकॉज ऑफ इस्कीमिया जो पेशेंट को इस्कीमिक पेन डेवलप हुई होती है उसको रिड्यूस कर देता है। एज़ पर ओल्ड गाइडलाइंस क्या थे, ये जो NTG है ये आफ्टर एवरी हम 15 मिनट्स एक इंडिविजुअल को देते थे फॉर 3 डोजेज, अप टू 3 डोजेज हम देते थे। बट एज पर रिवाइज्ड गाइडलाइंस क्या है, आफ्टर एवरी 5 मिनट ये एक इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर करना है। सेकंड थिंग इज कि ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन होता है, नाइट्रोग्लाइसरीन इज़ फोटो सेंसिटिव, सो इसको क्या रखना है, अवे फ्रॉम सनलाइट रखना है। प्लस अवे इवन के ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन है इसको एयर से भी जो है, एयर से भी इसको अवॉइड रखना है, प्लस वाटर से भी, ठीक है। बिकॉज ये दोनों चीज़ें जो है एयर प्लस वाटर प्लस डायरेक्ट सनलाइट, ये तीनों चीज़ें जो है इसकी एफिकेसी ये कम कर दे। या तो ये हमें डार्क कंटेनर में रखना है और वी कैन से कि एक ब्राउन कलर्ड कंटेनर में हमें इसको रख देना है। नाउ ऑप्शंस की बात करेंगे, रिप्लेस दैट मीन्स रिप्लेस हिज सप्लाई एवरी 3 months, ठीक है। अगर एक्सपायर हुआ है तब जाके हमें सप्लाई हमें रिप्लेस करनी है। टेक 1 एवरी आफ्टर 15 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद ये एडमिनिस्टर करना है। देन लीव द मेडिकेशन इन ए ब्राउन बोतल, ब्राउन बोतल में इसे रखना है, प्लस एयर टाइट रखना है और अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट रखना है, प्लस अवे फ्रॉम वाटर रखना है। क्रश द मेडिकेशन एंड टेक विथ वाटर, सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं तो क्रश नहीं करना है। देन द क्लाइंट इज इंस्ट्रक्टेड रिगार्डिंग फूड्स दैट आर लो इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, विच डाइट सिलेक्शन इज लोवेस्ट इन सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट जो होते हैं दैट आर बैड फैट्स, जो क्या करते हैं दैट कॉज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं हम रिगार्डिंग द डाइट और रिगार्डिंग द फूड दैट इज लो इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। सो इनमें से कौन सी डाइट और कौन सा फूड आप उसको एडवाइस करोगे। देन मैकरोनी एंड चीज़, चीज़ में क्या होता है, चीज़ में फैट भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। श्रिम्प विथ राइस, श्रिम्प्स में फैट ज़्यादा होते हैं। देन टर्की ब्रेस्ट, टर्की ब्रेस्ट जो है, टर्की बर्ड इज जस्ट लाइक द चिकन, चिकन ब्रेस्ट और टर्की ब्रेस्ट में क्या होता है, एबेंडेंट जो है, एबेंडेंट प्रोटीन होता है, प्लस जो फैट है एंड कोलेस्ट्रॉल वो उसमें ज़ीरो होता है। देन ऑप्शन डी इज़ स्पैगेटी विथ मीट सॉस, जो मीट सॉस होता है उसमें भी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। सो ऐसे पेशेंट को हम टर्की ब्रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग today's lecture. Hope you have enjoyed each and everything. Stay connected for more content.